अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो खिताब किया कौम से, उसके हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे थे। पिछले हफ्ते भी फवाद चौधरी साहब ने हमें बताया था कि अगले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब करेंगे और उसमें पैकेज लेके आना था, रिलीफ पैकेज आम आवाम के लिए, डायरेक्ट सब्सिडीज़ का उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना था। अगर आपको याद हो कि एक कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला भी हुआ था कि जनाब मोटरसाइकिल रिक्शा के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम लेके आएंगे कि उनको सस्ता पेट्रोल मिल सकेगा पेट्रोल पंप्स पे। लेकिन इसका आज हमें इस तज़किरा नजर नहीं आया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनकी कोशिश यह है कि बहुत जल्द घी, आटा और दालें जो हैं इसमें 30% सब्सिडी जो है वो दी जा सके। और उन्होंने अपने कारनामे यकीनन बताए और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान का जो मुश्किल तरीन जो टाइम था वो कोविड के बाद का था। इस पर बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पैसे रखे हैं, जिसमें 1400 अरब की फंडिंग रखी है कामयाब प्रोग्राम के लिए और 120 अरब रुपए का ये पैकेज ला रहे हैं, यकीनन इसको कहीं से पूरा तो करना पड़ेगा। और क्या वो वही होगा कि जहां पे आपने तेल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, गैस की कीमतें बढ़ानी है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, तो इनडायरेक्टली आप वहां से पैसा लेकर इधर डालेंगे। इन तमाम मामला पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, तजियाकार हैं, माहिर मौशी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं, तजियाकार हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी। और राजा आमिर अब्बास साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, बड़ी दिलचस्प बात की प्राइम मिनिस्टर ने। एक तो उन्होंने कहा कि भारत में, उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है और फिर उन्होंने बताया कि भारत में पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर है और बांग्लादेश में 200 टका फी लीटर है या 200 रुपए फी लीटर है। अब दिलचस्प बात यह है कि आज का जो रेट है वो इंडिया का 1 रुपया, इंडिया का $1, इंडिया में $1 74 रुपए 48 पैसे है और टका जो है वो 85 रुपए 77 पैसे, 85.77 टके का $1 है। और पाकिस्तान में एज वी स्पीक 169.44 का $1 है, जो कि 175 से वापस आया है। इन्फ्लेशन के स्टैटिस्टिक्स आपके पास मौजूद हैं डॉक्टर साहब। तो ये डॉलर का कंपैरिजन देखें और भारत और बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत देखें तो बिल्कुल सही बताया। सॉरी, डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जनरल साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने, आपने सुना उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने फिर दोबारा यही कहा, अपोजिशन के दो बड़े ख़ानदानों से अपील की है कि जनाब वो 30 सालों में लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस ले आएँ तो महंगाई में कमी की जा सकती है और बहुत जल्दी वो कहते हैं कि फौरी तौर पर कीमतें आधी हो जाएंगी। क्या कहते हैं जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वॉलंटरीली तो कोई नहीं लेके आता पैसे इस तरह। हुकूमत का काम था। पीटीआई ने जो हमें शुरू में वादे किए, नारे लगाए, उसमें सबसे अहम चीज यही थी कि बहुत करप्शन हुई, लोग पैसा बहुत खा गए और हम इनको पकड़ेंगे, जेलों में बंद करेंगे, इनसे पैसा निकलवाएंगे। लेकिन अब आप देख लीजिए कि 3 साल से ज्यादा अरसा गुजार चुकी है हुकूमत, तो अब ये बातें कर रहे हैं उनसे वॉलंटरीली पैसे लाने की, वो कौन लाएगा? आप अपील कर रहे हैं कि जनाब अब आप पैसा लूटा हुआ जो है वो उससे आधा दे दें। आधा क्यों दें? जब उनको पता लग गया कि आप निकलवा नहीं सके, वो तो आपको एक आना नहीं देंगे। और सही। उनका स्टांस यही रहेगा कि हम तो बेकसूर हैं, हमारा तो सारा पैसा जो है वो हलाल का पैसा है, सही। हमने कोई करप्शन नहीं की। पहले भी वो यही कहते रहे हैं। अब तो आपने साबित करना, अब तो आपने अदालतों में सजाएं दिलवानी थी। बिल्कुल, तो और अदालतों पैसा में लेके आना था। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करते हैं। मैं जरा डॉक्टर अदालतों फर्रुख में सलीम साहब की, जनरल साहब मैं चाह रहा हूं कि जरा डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, क्योंकि हमारे साथ मुख्तसर वक्त के लिए हैं। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ पैकेज है वो यकीनन आपने सुन लिया होगा, मोटी मोटी फिगर्स भी उन्होंने बता दी। लेकिन जो उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर और बांग्लादेश में 200 टके फी लीटर है और इंडिया में डॉलर जो है वो 74 रुपए 48 रुपए का है और बांग्लादेश में $1 जो है 85.77 टके का है, तो हमारा तो 169 का है। तो प्राइम मिनिस्टर ने सही कंपैरिजन दिया है। देखिए ज़मीर साहब, वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुनते वक्त तीन चीज़ें मैं ढूंढता हूँ।
कि वज़ीर आज़म साहब की तकरीर के दौरान उनका पैगाम क्या था, तकरीर करने का मकसद क्या था और मंसूबा वो किस किस्म का पेश कर रहे हैं। देखिए, पैगाम जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वो उनका कहना ये है कि बरतानिया और अमेरिका को कोरोना ने तबाह कर दिया, लेकिन कोरोना के बाद पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही। मेन पैगाम उनकी तकरीर में मुझे ये लगा। सही। मकसद जैसे आपने कहा कि वो रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ मुझे कहीं नजर तो नहीं आई, सिवाय वो 30% सब्सिडी के, और उसका भी पता नहीं कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या हुकूमत के पास पैसे हैं। फिर उन्होंने मंसूबा जो पेश किया, मतलब ऐसा मंसूबा कि इंसान दंग रह जाता है। वो मंसूबा ये है कि हम हर खाने पीने की चीज की कीमत आधी कर देंगे, शर्त ये है कि दो बड़े सियासी खानदान जो हैं वो सिर्फ अपने आधे पैसे वापस ले आए। अब खुदा पनाह के देखिए, 3 साल से यही एहतसाब का ड्रामा चल रहा है कि पैसे आएंगे। आपको याद है कि 2018 में कहा गया था कि 200 अरब डॉलर वापस आएगा, 100 अरब डॉलर IMF की मुंह पे मारा जाएगा और 100 अरब जो है वो पाकिस्तानियों में बांटा जाएगा। इसका मतलब कि मंसूबा अभी भी वही है जो 3 साल पहले था। अगर ऐसा मंसूबा है उनके ज़हन में कि वो दो सियासी खानदान का पैसा वापस लाएंगे, उसमें फिर वो एक, आप सोचिए कि नेशनल क्राइम एजेंसी वालों ने कह दिया कि वो शहबाज शरीफ साहब ने तो मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं की है। तो अब अगर डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, वो एक मुहावरा था कि वो पता नहीं क्या, 9 मन तेल होगा ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इसका मतलब है कि बस फिर ठीक है, पिसते रहें अवाम, ना वो पैसे वापस लाएंगे आधी रकम, और ना ही कीमतों में मतलब कमी आएगी। कि मैं ज़मीर साहब रियली आज की तकरीर का मकसद नहीं समझ सका कि आज वज़ीर आज़म साहब क्यों आए। उन्होंने क्या कोई नई चीज़ की? जो आप कह रहे हैं कि डॉलर का इतना रेट है और इतने का डीजल पेट्रोल मिल रहा है इंडिया में, और देखिए टनों के हिसाब से आधे सच, यानी कि अगर आप सिर्फ ये बताते हैं कि इंडिया में 250 रुपए का लीटर पेट्रोल है, ये नहीं बताते कि इंडिया में 2100 डॉलर की एवरेज इनकम है, पाकिस्तान में 1100 डॉलर की इनकम है, हम उनसे आधी इनकम, औसतन इनकम में बैठे हैं। अमेरिका में $1 का लीटर पेट्रोल मिल रहा है, अमेरिका में 66,000 डॉलर की इनकम है, हमारे यहाँ सिर्फ 1100 डॉलर की इनकम है। तो वो टनों के हिसाब से अब आधे सच बताते जाएं, टनों के हिसाब से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते रहें, लेकिन मंसूबा कोई भी नहीं हो। ये सारी ख्वाहिशात का जिनका इजहार किया जाता है, उनके पीछे मंसूबा क्या है, लेकिन डॉक्टर साहब, अमली क्या है? डॉक्टर साहब, उनका प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है कि यहाँ पे बहुत एक कम तादाद है जो परेशान हैं, तो उन्होंने उसके लिए तो कहा था कि पेट्रोल जो है मोटरसाइकिल के लिए सस्ता मिलेगा पेट्रोल पंप से। वो पिछले हफ्ते कैबिनेट में कोई इस किस्म का उन्होंने प्लान बताया था कि रिक्शा और छोटी गाड़ियों के लिए सस्ता पेट्रोल होगा। तो वो तो आज उन्होंने अनाउंस नहीं किया, बस उन्होंने ये कह दिया कि जनाब 120 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं, और जिससे जो है वो दाल, घी, आटा, दालें जो हैं उसमें 30% की सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, ऐलानात के पीछे कोई हिकमत अमली होना जरूरी है, ऐलानात के पीछे कोई मंसूबा होना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐलानात के पीछे पैसा होना जरूरी है। अब आप मुझे बताइए कि जून के महीने में हमारे वजीर खजाना साहब नेशनल असेंबली में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 4,500 अरब की आमदन है हुकूमत पाकिस्तान की और 9,000 अरब के अखराजात हैं। अब जो हुकूमत खुद से कर्जों पे जिंदा है, जो हुकूमत सऊदी अरेबिया से रिलीफ लेने के चक्कर में है, जो हुकूमत IMF से कर्जा लेने के चक्कर में है, वो अवाम को रिलीफ कैसे दे सकती है? लेकिन डॉक्टर साहब, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 120 रुपए का पैकेज ला रहे हैं और शायद और भी जो चीजें उन्होंने बताई है, तो ये जो सऊदी अरब से हाल ही में जो फंडिंग आई है उसके ऊपर बेस करके उन्होंने ये बात की हो कि भाई पैसा आ गया है, अब हम रिलीफ दे सकते हैं, कम से कम टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं द मोस्ट वल्नरेबल को। और उन्होंने एहसास प्रोग्राम की बहुत तारीफ की कि जी कमाल कर दिया, खराज तहसीन पेश किया उन्होंने। देखिए, जो 3 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया ने स्टेट बैंक के पास जमा करवाया है, वो जो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, ये अमलन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये शर्त है सऊदी अरेबिया की, ये हमारे स्टेट बैंक में पड़ा रहेगा, ये हमारे हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, इनसे आप किसी को रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकते, इनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, जब पैकेजेस का जिक्र होता है तो आपको याद है कि सितंबर 2020 में एक 1100 अरब रुपए का कराची पैकेज भी आया था। आपको याद है कि मार्च 2020 में एक 1200 अरब का कोरोना का पैकेज भी आया था।
तो आप वो याद तो करें एहसास कि प्रोग्राम अप्रैल के 2021 तहत उन्होंने बांटे थे पैसे। वो तो कह रहे थे कि जनाब वो जो 10-10 हजार 12-12 हजार रुपए गरीबों को दिए गए थे। तो बस फिर आप खुश हो जाएं। फिर ये जो अभी 1400 अरब का कामयाब पैकेज आया है, आपको भी पैसे मिलेंगे और मेरे पे भी डॉलर की बरसात होगी। बरसात होगी। नटशेल में कंक्लूड कर दें आज का जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब था कौम से, कि काफी अरसा हो गया था खिताब नहीं किया, इसलिए किया या वाकई आपको कुछ मिला इसमें से? देखिए, शायद आपने वजह बता दी, मैं तो बैठा वजह सोच रहा था। अच्छा, चलें। लेकिन फिर वजीर आजम साहब ने कहा कि हमारे पास डेटा एग्जिस्ट नहीं करता था। अब तो उन्होंने शुरुआत कहा है तो- कि 3 साल में मुकम्मल कर लिया एहसास प्रोग्राम, एहसास वालों ने डेटा इकट्ठा कर लिया। अब 3 साल लग गए इनको डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो अब जो है अगले 2 साल इसमें पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें जाएंगी। बहेंगी। अल्लाह तो करे, अल्लाह करे ऐसे ही हो, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। मुझे मालूम है कि आपके पास वक्त कम था, लेकिन फिर भी आपने हमें बताया। जनरल साहब, आप जरा थोड़ा सा कंक्लूड कर लें, तो फिर राजा आमिर अब्बास साहब भी आ गए हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। और वो मैंने आपसे पूछना है कि वो आज फिर कोई क्लेम आया है कि नैब ने बड़े ढेरों पैसे दिए हैं, तो वो फाइनेंस पूछ रही है कि हमें तो इसके पूरे नहीं मिले। वो भी मैं आपसे भी पूछूंगा। जी जनरल साहब। कि मैं ये कह रहा था कि आपने जो उस वक्त सवाल किया था, बात यह है कि डॉलर की कीमत यहाँ गिरने से, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत चढ़ने से और रुपये की कीमत गिरने से सर हमारे ऊपर महंगाई का पहाड़ टूटा था। सही। अब आप उसको अगर किसी और से कंपेयर करें या कहीं भी, तो वहां कुव्वत खरीद भी बेहतर है और डॉलर टर्म्स में उन चीजों की कीमतें भी कम है। आप उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके तो फिर कहते हैं वो महंगा है, महंगा। भाई हम तो पहले ही ये कह रहे हैं कि यहाँ जो डॉलर महंगा हुआ तो उसकी वजह से अब सब कुछ महंगा हो गया। तो ये एक्चुअली इसका मवाजना किया ही नहीं जा सकता जब तक कि आप उसमें लोगों की कुव्वत खरीद और डॉलर का रेट इनबिल्ट ना करें। सही। हमारे यहाँ उस लिहाज से अगर आप देखें तो महंगाई की शरह कहीं ज्यादा है और लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है उसकी, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। इसी वजह से जब आप खरीद ही नहीं सकते और महंगाई भी आपको रुपी टू रुपी ज्यादा नजर आए, तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है वो उनको किसी ने टेक्निकलिटी सी रख दी उनके सामने कि ये आप कहानी सुना दें, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि अवाम मुतमईन हो जाए कि वाकई ऐसे है। जनरल साहब, टारगेटेड सब्सिडी डेटा मुकम्मल कर लिया ना अब, तो अब वो कहते हैं कि पहले हमारे पास पता ही नहीं था कि कितने अवाम जो हैं जिनको बाकायदा हमें सब्सिडी देनी है। तो अब एहसास प्रोग्राम वालों ने, वो डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने अब डेटा मुकम्मल कर लिया है। जी, कम से कम एक चीज तो अप्रिशिएट कर दें, मुबारकबाद दे दें। उसमें हो सकता है कि जेन्युइन लोगों को कुछ पैसे मिले, क्योंकि डेटा में मसला यही था कि शुरू में उसमें बहुत सारे लोग ऐसे घुसे हुए थे बिल्कुल जो डिजर्व नहीं करते थे या कहीं से पे ले रहे थे, लेकिन यहाँ से भी पैसे वसूल कर रहे थे। उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे। वो वाकई मैं समझता हूँ कि उसमें एक अच्छा काम हुआ, सही। जहाँ यानी एक दो नहीं, वो कई हजारों लोग इन्होंने ऐसे पकड़े हैं जो कि मुफ्त में पैसे खा रहे हैं। बिल्कुल सही। वो चलें सर, निकाले गए। मैं जरा उससे राजा, ज्यादा बिल्कुल सर, मैं लोगों को जरा हेल्प थोड़ा सा इनपुट ले लूं राजा आमिर अब्बास साहब से भी। माशाल्लाह इनको कोई इतने मसले मसाइल तो है नहीं, वो तो आम आदमी के लिए महंगाई है। क्यों राजा आमिर अब्बास साहब? देखिए, महंगाई को अगर आप देखें तो आम आदमी के लिए भी है, मिडिल क्लास जो ऑलमोस्ट वैनिश होती जा रही है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक सफ़ेद पोश आदमी ने बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़े होते हैं, फ़ीसें आप देखें आसमान से बातें कर रही हैं, और चार्जेस जो हैं, जितनी महंगाई होती है वो तमाम की तमाम अल्टीमेटली कंज्यूमर पे आ जाती है, क्योंकि बाकी सारे उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। सही। 10% हो रहा है तो वो अपनी आइटम्स में या अपनी सर्विसेज में या अपनी स्कूल की फ़ीस में वो जमा कर देंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज़, जैसे फ़ारूक साहब ने कहा अभी, कि सब्सिडीज़ अगर देनी है तो पैसा कहाँ से आएगा। एक्चुअल इशू तो यही है कि जनाब, आप अगर सब्सिडीज़ देते हैं, कितने अरसे के लिए देते हैं और कहाँ से कट लगा के कहाँ से वो देते हैं। असल में जो मौजूदा हुकूमत, अभी इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो अगर 2 ख़ानदान पैसे दे दें तो आप रहने दें, 2 ख़ानदान से तो आप पिछले 3 साल में 1 रुपया भी नहीं निकलवा सके। 2 ख़ानदान क्या, किसी भी सियासतदान से 1 रुपया भी नहीं निकला। तो इस चैप्टर को तो हम समझते हैं कि फर्दर
आपने मज़ीद अब ये जो ऑर्डिनेंसेस वगैरह आए हैं, इससे एहतसाबी अमल कमज़ोर ही होगा, वो कोई मजबूत नहीं होगा। राजा आमिर अब्बास साहब, मुझे ये बता दें, आपने बड़ी अच्छी बात की तरफ इशारा दे दिया। पहले तो वो कह रहे थे ना कि डंडा, लाठी, अदालतें, नैब, अब वो अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैं अपील करता हूं कि ये अपनी आधी दौलत जो ये लेकर गए हैं वो वापस लें। तो अपील पे तो शायद वो कुछ दे ही देंगे। अपील पे तो वो फिर वही देंगे जो ऑप्टिक्स के ज़रिए देते हैं, आके टीवी पे बात करेंगे, जनाब कि आपकी अदालतों ने क्या किया, आपकी नैब ने क्या किया, आपने अभी एक तरीके से बल्कि इनके लिए और आसानी पैदा कर दी। इनके केसेस अब जो नए ऑर्डिनेंस आए हैं उसके तहत मज़ीद कमज़ोर होंगे। अब इस चैप्टर को क्लोज समझें कि कोई आप रिकवरी कर लेंगे इन लूटर और प्लंडर से जिनके खिलाफ अरबों रुपए के केसेस। चलें, ये दो खानदान तो चले, बाकियों से बाकी वो जो नैब क्लेम कर रहा है कि पता नहीं कितने अरब रुपए उन्होंने जो है जमा कर लिए, फाइनेंस कह रहा है कि हमें बहुत से कम मिले हैं। मतलब अभी तक देखिए, ये तो एक टेक्निकल सी बात है। अगर फाइनेंस कह रहे हमें कम मिले तो ये पैसा बिल्कुल कहीं इधर उधर नहीं हो सकता, बिल्कुल, वो क्योंकि तो एक सरकारी अकाउंट होता है जहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो पैसा आता है, चेयरमैन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुश्तरका अकाउंट होता है, उसमें से विड्रॉल्स नहीं हो सकते। वो ऑब्वियसली पैसा अगर गवर्नमेंट के पास गया है और गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देने से पहले कहीं और यूटिलाइज़ किया है, दैट्स ए सेपरेट थिंग। लेकिन नैब ने जो रिकवरीज की हैं, नैब को अब हमें चाहिए कि ये जो कायमा कमेटीज़ होती हैं और दूसरी कमेटीज़ होती हैं, ये नैब से उसकी ज़रा तफसील पूछे कि ये बताइए कि ये पैसा दिया किन लोगों ने है। वो ज़रा केसेस की नवीयत बताएं कि मुदारबा वालों ने कितना दिया है, डबल शाह किस्म के लोगों ने कितना दिया है, जो ये खुराक और गंदम और इनके ठेकेदार हैं उन्होंने कितना दिया है, और साथ ये बताएं कि जो सरकारी अफसर हैं उन्होंने कितना दिया है और पॉलिटिशियंस ने कितना दिया है, और मलिक रियाज के ख़ानदान ने टोटल इसमें से कितने % दे दिया है, ये जो अमाउंट इतना ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। और साथ ये बताएं कि जनाब क्या आपने वो जो कराची में MDA की ज़मीनें वापस दिलाई हैं, क्या उसमें भी को भी आपने शामिल कर दिया कि हमने हुकूमत पाकिस्तान को इतना फ़ायदा पहुंचाया कि इतने अरबों की हमने ये ज़मीनें वापस हो गई, चाहे स्टील मिल की थी चाहे दूसरी। ये तमाम चीज़ें पूछनी चाहिए, लेकिन नैब से कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि नैब को तो बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जा रहा है। उसी चेयरमैन जिसके ऊपर इतने इश्यूज़ थे उसको दोबारा एक्सटेंशन दी जा रही है, उसी प्रोसिक्यूशन को एक्सटेंशन दी जा रही है, और उसके बाद नैब के अंदर जो चीज़ें थी उसमें रिफॉर्म्स जो लाई जा रही हैं वो भी इस किस्म की लाई जा रही हैं कि नैब की तरफ से अब एक तरह की खामोशी आ रही है। बहुत से केसेस वीक हो गए हैं। वो तो अभी परसों तरसों जो ये 3rd अमेंडमेंट आई है उसमें कहा गया कि जी ये शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और जो भी बड़े हैं उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। इस पर राजा आमिर अब्बास साहब ब्रेक के बाद भी इस पर बात करेंगे, और मैं जनरल साहब से भी इनपुट लेना चाहूँगा कि फिर ऑप्शन क्या है अगर वो नैब या वो जो जिसको कहते हैं स्टिक से भी नहीं पैसा आ रहा वापस, तो कैरेट से कैसा आएगा, कैसे पैसा वापस आएगा? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, ये राजा आमिर अब्बास साहब ने भी बताया, अब ये तो मतलब ऐसी बातें कर दी कि दिल ही टूट गया। आस जो थी कि जी नैब इतना पैसा रिकवर कर लेगी, ये मेगा स्कैंडल्स, मेगा जो प्रोजेक्ट्स, और इसमें भी जो हुकूमती भी हैं, जिस पे वो खुद चेयरमैन नैब ने कहा था कि अगर मैंने बिलियन ट्री सुनामी को हाथ लगाया तो सुनामी आ जाएगी, तो वो भी वहीं पे है। फिर चलें, वो जो है बस वाला BRT वाला वो भी एक है, इसके अलावा मालम जब्बा भी है। तो छोड़ दें आस के जी, ये चलें इनको छोड़ दें। ये जो बड़े खानदान थे, जो बड़ी फिशेस थी, जिनको पिछले हम कोई 24 साल से सुन रहे थे कि इनको पकड़ना है, छोड़ दें, भूल जाएं। देखिए, यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसी आई हैं जिसकी वजह से हम इस काबिल नहीं रहे कि हम वाकई इनसे पैसे रिकवर कर सकें। पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी यहाँ पे लूटमार होती रही वो उन लोगों ने की जो इक़्तिदार में थे, और इक़्तिदार और जुर्म जब एक जगह इकट्ठे हो जाती हैं तो शवाहिद और सबूत ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग वो फिर उनका इख्तियार होता है अदारों पे, वो शवाहिद जाने नहीं देते, पेश नहीं होने देते। आपके सामने एक मिसाल है कि उज़ैर बलोच ने 100 से ज़्यादा कत्ल का इतराफ़ किया, जो कि हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद है उसकी वीडियो। सही। लेकिन जिस दिन अदालत में केस होता है कोई गवाह नहीं आता, क्योंकि पुलिस गवाह को आने ही नहीं देती।
नतीजा ये है कि वो अभी तक 15 केसों में बरी हो चुका है, बाकी में भी हो जाए। तो ये वो चीज है जहां इक़्तिदार और जुर्म इकट्ठा है। अब चूंकि उसमें कत्ल करवाने वाले वही लोग हैं जो इक़्तिदार में मौजूद हैं, वो कभी नहीं होगा कि वो किसी उसको आने दें, किसी गवाह को। तो दूसरा ये है कि चूंकि ये प्रोसेस बड़ा लंबे वक्त तक चला है, तो करप्शन का पैसा इतना ज्यादा जेबों में आ गया है कि आज इन लोगों के लिए आसान है कि रियासत के किसी अदारे या फर्द को खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। फिर जब ये इक़्तिदार, पैसा, आपकी कुव्वत खरीद, ये सारी जब इकट्ठी हो जाती है, तो फिर करप्ट माफिया रियासत से ज्यादा ताकतवर होती है। रियासत को फिर घुटने टेकने पड़ते हैं। आप देख लीजिए कि इमरान खान जैसा आदमी जो एक विल पावर लेके आया, जिसने अपना एक मेन स्लोगन यही रखा, उसका मैनिफेस्टो यही था, उसने हर लम्हे ये नारा लगाया, वो 3.25 साल गुजार के आप देखिए कि किस तरह दुम दबा के बैठा है। और जब ये डेढ़ 2 साल भी गुजर जाएंगे तो अगले इलेक्शन में उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो हम इस चक्कर में फंस गए हैं जहां पे नैब में बैठे हुए लोग भी समझते हैं कि यार जिसका केस हमने पकड़ा है, अगर इसने 6 बिलियन खाया है तो 6 करोड़ मुझे उसमें से दे देगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो यहाँ पे एक नेक्सस चल निकला है और करप्ट माफिया ने उनको अपने हाथों में कर लिया हुआ है। कतई नजर इसके कि जज अपनी मर्जी के लगाए होंगे, इन्होंने वकील अपनी मर्जी के कर दिए, वो सब कुछ वो होता ही है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि इनकी जेबों में पैसा इतना ज्यादा है। जनरल साहब, प्रोसिक्यूशन कैसे कमजोर हो जाती है? मतलब चलें, पैसा तो ऑफिशियल्स में जा सकता है, एक सरकारी प्रोसिक्यूटर है, वो तो प्रोसिक्यूशन क्यों कमजोर हो जाती है? वो तो वैसे ही आप देखिए कि एक मुकदमा, एक केस जिसका मुझे पता है, उसके तकरीबन कोई इंक्वायरी में तो 9-10 हज़ार पेजेस थे। तो जिस वकील को आप 1.5-2 लाख रुपया महीना दे रहे हैं, उसने ये भी केस करना और कई और करने होंगे, या अगर यही वो करे तो तब भी 1.5-2 लाख में वो जाके 10,000 पेजेस पड़ेगा। वो तो नहीं करता ये काम। सही। वो जो जिनको आप पैसे दे, जो उसके मुकाबले में वो जो 2 करोड़ या 2.5 करोड़ ले रहा है केस का, उसने एक टीम रखी हुई है वकीलों की उसके लिए समरियां बनाने के लिए। सही, बिल्कुल सही। वो तो करते। तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम कोई ऐसे वकील भी अच्छा ना कर सकें और सोचें कि पैसा भी आ जाए। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई चलें, अच्छा। और मैं बिल्कुल राजा आमिर अब्बास साहब से जरा जानने की कोशिश करते हैं कि अब नई शक्ल जो नैब ऑर्डिनेंस की है, इससे कोई फायदा होगा? कतई नहीं होगा और मज़ीद कमज़ोर होगा। आपने जब मुख्तलिफ उसमें से होली काउज निकाल दी हैं, आपने जब बिज़नेस कम्युनिटी को उसमें से ऑलमोस्ट बाहर निकाला, आपने बैंकिंग मैटर्स निकाल दिए, टैक्सेशन के मैटर्स निकाल दिए। हमें याद है कि कैबिनेट के डिसीजन निकाल दिए, ईसीसी के डिसीजन निकाल दिए, उसके बाद ECNEC के निकाल दिए, सारे CD निकाल review के दिए, सब आपने कह दिया कि लीडर जनाब ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन निकाल दिए। आप कुछ नहीं है, आप जो मर्जी डिसीजंस करें। अभी कोई भी मिनिस्टर अगर कोई डिसीजन लेता है, कैबिनेट से एक ठप्पा लगवा लेता है, तो इट मींस नैब कैन नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस। उसके बाद आपने ये निकाल दिया कि जनाब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब तक ये साबित ना होगा कि जनाब उसने ख़ुद कोई किक बैक या वो ली है, तो आप उसको नहीं करेंगे। बात ये नहीं है, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी बात थी कि 3 साल में आपने नैब की रीस्ट्रक्चरिंग की। जिस अदारे के इन्वेस्टिगेटर्स, जिस अदारे के प्रोसिक्यूशन, जिस अदारे के जो हेड्स हैं, उन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया। और आपके इल्म में है कि नैब ने 3 साल में एक कन्विक्शन नहीं कराई, किसी पॉलिटिशियन से रिकवरी नहीं कराई। जो लोग केसेस बने थे या JIT के नतीजे में, उन्हें भी नैब ने उल्टा रिलीफ दिया और वो बाहर चले गए। तो ऐसी सूरत हाल में कम से कम 35 अरब के फेक अकाउंट्स के केस थे जरदारी खानदान के, 25 अरब की TTs के मामलात, वो भी देखिए वो तो बड़ा एक ऐसा ये तो कुछ FIA की डोमेन में भी चीजें चल रही थी, सर, वहां पे FIA भी की नहीं, वहां जरूरत पे ही नहीं। भी आपने नैब में रीस्ट्रक्चरिंग क्या की, उसी शख्स को आप एक्सटेंशन दे रहे हैं और उस शख्स के लिए आप कानून साजी कर रहे हैं कि जनाब हम कानून ही चेंज कर देते हैं। और फिर कानून चेंज कर देते हैं कि जनाब हम तो अब सदर ममलिकत को अख्तियार दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं कि जनाब आपने अदारे को मजबूत नहीं किया। और आपको जो अगले इलेक्शन में प्रॉब्लम आएगा, 2 ही चीज़ें हैं ज़मीन, एक है महंगाई, एक है गरीब आदमी, और एक वो कि जो लोग ये समझ बैठे थे कि शायद ये इमरान खान और PTI की जो हुकूमत है,
ये रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन हमें हैरानगी होगी और लोग हंसेंगे कि जब एक एवन फील्ड में हंस रहा होगा, एक कराची में बैठा हुआ ओमनी फील्ड में वो मुस्कुरा रहे होते हैं कि जनाब चेयरमैन नैब की क्या जरूरत कि मेरे खिलाफ केस क्या हो रहे। मजाल। हाँ, तो अब ऐसी सूरत हाल में ये दो, अब कोई नया नारा ही लाना पड़ेगा। ये दो नारे तो बड़े इनको नुकसानदेह साबित होंगे। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि सदर के पास इख्तियारात जब आते हैं चेयरमैन नैब को हटाने के, तो उसमें कम से कम वो चेयरमैन नैब को ये तो पता होगा कि इस हुकूमत की ये लाइन है, मुझे पैसे रिकवर करने हैं, तो हो सकता है शायद बेहतरी आ जाए इस फैसले से, इस अमेंडमेंट से। नहीं, मैं नहीं समझता। एक तो जेहन में ये रखिए कि ये जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून साजी हो रही है ना, ये बड़ी टेम्परेरी 4 माह 120 दिन, उसके बाद क्या करेंगे। आज अगर पार्लियामेंट में इनके खिलाफ, सेनेट में तो इनकी अक्सरियत नहीं है करारदाद, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि अपोजिशन जो इतनी बातें कर रही है कि ऑर्डिनेंस 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 के ज़रिए ये नैब, उसमें से कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा, क्योंकि यकीन कीजिए कि उन्हें इन तमाम तरमीम से हुकूमत से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा अपोजिशन को, क्योंकि पिछले 15-20 साल में वही हुकूमत में रहे, उन्हीं के खिलाफ केसेस हैं। अब जैसे शाहिद खाकान अब्बासी का LNG का इतना मेगा करप्शन का केस है, उसमें कैबिनेट का और ECC के सारी स्टैंप्स लगी हुए हैं, तो वो बाहर हो जाएंगे। नहीं, लेकिन ये तो 6 अक्टूबर या उससे पहले के केसेस पे हो रहा है इफेक्ट। जी, तमाम केसेस पे जिनकी इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज या ट्रायल्स चल रहे हैं, उस पे ये इफेक्टिव होगा। मतलब अगर कैबिनेट की जो 2017 या 16 की कैबिनेट का फैसला 2010 की कैबिनेट का भी अगर फैसला है तो उस पे ये लगेगा। और आपके रेंटल पार के केसेस मैं खुद कर रहा हूँ, उसमें तमाम में ECC की और उसमें तमाम में ये अप्रूवल्स हैं, और जब ये अप्रूवल्स लेके वो जाएंगे कोर्ट्स में तो ऑब्वियसली इक्वटल हो जाएगा। तो आई थिंक कि नैब के अदारे को अब एक ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है कि इस पूरे कानून को दोबारा से आप बनाइए और इस पूरे अदारे को या तो ख़त्म कर दें, टोटली ख़त्म कर दें, अदरवाइज़ इनफेक्टिव बेचारे गरीब लोगों पे आपने केस करने हैं और ब्यूरोक्रेट्स पे करने नहीं। इट्स हाई टाइम कि एहतसाबी अमल को सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए। और ये जो अपोजिशन है ये क्यों नहीं गई, अपोजिशन को छोड़ दें, कोई प्राइवेट शख्स भी अदालतों में नहीं जा रहा कि जनाब ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क की आवाम के साथ, ये किस किस्म की कानून साजी हो रही है। लेकिन ये इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी वक्फा लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा दोबारा भी बात, क्योंकि जब आपने कहा कि ऑपोजिशन भी नहीं बात कर रही तो मुझे कल का एक शाहिद खाकान अब्बासी का एक शॉट भी याद आया, वो भी मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगर सुनवा दें, क्योंकि वो बड़ी ये दिलचस्प बात है कि कोई भी इस नैब जो ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट, जो तीसरी अमेंडमेंट आई है, उस पर भी कोई शोर नहीं उस तरह मचा रहा। और राजा आमिर अब्बास साहब का ख्याल है कि ये तकरीबन सबके लिए फ़ायदेमंद है जिनके भी मामला चल रहे हैं नैब में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, क्योंकि जो थर्ड अमेंडमेंट आई है नैब ऑर्डिनेंस में, उसके बाद जिस तरह राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि इनको कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे अभी ख्याल आया कि वाकई शाहिद खाकान अब्बासी साहब के चेहरे पे वो परेशानी नहीं है। ये सुनिए ज़रा क्या उन्होंने कहा कल। जी जनरल साहब, ये तो अपने तौर पे तो बिल्कुल परेशान नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई आइंदा की बात करो, क्या इमरान खान साहब आप तैयार हैं, चेयरमैन नैब साहब आप तैयार हैं जेलें भुगतने के लिए। इन्होंने एक तरह से ये इनकी धमकी है, और कह ये रहे हैं कि चूंकि एक ऑर्डिनेंस के जरिए नैब के जो चेयरमैन है उसको हटाने का तरीकाकार बदल दिया गया, कहा गया जी वो प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट हटा सकता है। इसका मतलब है कि नैब के बारे में जितने भी कवानीन हैं या नैब को हैंडल करने के जो तरीके हैं या नैब को जितने भी इस्तिस्ना हासिल है, वो किसी भी वक्त पे एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसको बदला जा सकता है। ये वो धमकी दे रहे हैं। सही। लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि आप हमें जो पकड़ते हैं, हमें जो जो कुछ कर रहे हैं, इसके लिए तैयार रहें, कल हम आपको पकड़ेंगे। एक ऑर्डिनेंस के जरिए हम आपकी इस्तिस्ना खत्म कर देंगे और फिर निकालेंगे केस नैब वालों के खिलाफ।
इसका मतलब यह है कि नैब आज इनको खुश करे, इनके केसेस प्रोसेस न करे, चलाए ना, ताकि कल इनको न पकड़ा जाए, नैब वालों को न ये तंग करें अगर इनकी हुकूमत आ जाती। तो ये एक वही चीज है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में कहा था कि नैब अगर ये करे तो हम उनके हाथ तोड़ेंगे और उनके मेरे ख्याल में बहावलपुर में किसी एक जलसे में उन्होंने खिताब करते हुए कहा था, बहावलपुर में या इसी तरह, मुझे जो याद पड़ता है। हाथ तोड़ेंगे। तो मकसद उनका यही होता है कि उन दिनों में कोई बिजनेस कम्युनिटी के बड़े टाइकून्स के ऊपर हाथ डाला था ना, तो उस पे उनको बहुत जरा परेशानी तकलीफ हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उनके अपने ही करीबी साथी थे, दोस्त थे, या बिजनेस के उनके थे सही कोलीग, उनको उन्होंने हाथ डाला था और वो फिर खत्म हो गई बात, उन्होंने नैब ने हाथ खींच लिया जनरल साहब, उसको हाथ तोड़ने। बिल्कुल जनरल साहब, तो ये कल मैं ये भी सुन रहा था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जनाब ये एनआरओ दे दिया है इमरान खान ने अपने आप को, अपने लोगों को, अपने हवारियों को। लेकिन जो अभी राजा आमिर अब्बास साहब ने बात की कि भाई अदालत में कोई नहीं जा रहा है इस नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ, मतलब आपके पास इतने बड़े फोरम मौजूद हैं। ये उनको सूट करता है, ये तो पूरी ऑपोजिशन इसके जरिए पार हो जाए, बच जाएगी। देखें, ये चीजें उनको भी सूट करती हैं, मगर उन पे क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज करना ये एक आप कह लीजिए एक स्ट्रेटजी है। अगर इतना बुरा है जो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये अदालतों में जाएं, वो नहीं जाएंगे, या इंसिस्ट करें कि ये पार्लियामेंट में लेके आए। एक्चुअली तो ये एक बहुत बड़ी फेवर है, लोग इसको कहते रहे हैं और मैंने कई प्रोग्राम्स में ये सुना कि ये एक तरह का एनआरओ है जो अपोजिशन को भी दे दिया गया। अच्छा, इसीलिए तो फिर आज अपील कर रहे हैं कि भाई अब आपको एनआरओ तो दे दिया है तो पैसे ले आओ। पैसे लाए, इस तरह तो पैसे कोई नहीं लाता ना जी। इस तरह वो पैसे तो बड़ी कौन सीधी देता सी है? बात है कि आप अब बेदस्तूपा हो गए, आप इन बाकी चीजें छोड़ दें। नैब की परफॉर्मेंस भी है, सब जो भी राय साहब भी बात कर रहे थे। सही, एक आपने बनाई थी एसेट रिकवरी यूनिट, ये इस पे उसका बहुत जो- मानी खेस हंसी आई है राजा आमिर अब्बास साहब की, वो भी एएसआरयू के ऊपर है, एसेट एआरयू एसेट रिकवरी यूनिट, वो क्या क्या नाम है, बैरिस्टर एसेट रिकवरी यूनिट वाले छुप छुपा के अपना वक्त पूरा कर रहे हैं। और सर उन्होंने इतने पैसा खर्च कर दिया, लंदन गए, पता नहीं कहां कहां ट्रेवल किया उन्होंने सरकारी खर्चे पे। मैं कह रहा हूं जमीर साहब, इनके अपने एसेट जरा किसी वक्त रिकवर करने पड़ जाएं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। सही, कौमी एसेट तो रिकवर हुए, इनसे एसेट रिकवर करवाने का किस्सा शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक और सिलसिला है। सही जनरल साहब, मेरे पास वक्त कम है, बस एक क्विकली, हुकूमत मतलब ये जो पावर कॉरिडोर्स में भी बात होती है मुख्तसरन 10 सेकंड्स में कि जनाब हालात ठीक नहीं है, आपको क्या लग रहा है कि हालात ठीक हैं? देखिए, हालात तो कभी भी ठीक नहीं हुए, इसलिए कि बाहर के भी दुश्मन मौजूद नहीं, मेरा हैं। मतलब है कि वो जो कोट अनकोट में ठीक हैं या नहीं है? वो उससे कोई मसला नहीं है, वो ठीक है। अच्छा उसकी चलें, बहुत बड़ी बिल्कुल बिल्कुल सही, एक नई कोई मसला नहीं। मैं राजा आमिर अब्बास साहब, जनरल साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, कंक्लूड करें। देखिए, हालात की जो बात है ना, हालात वाकई ही इमरान खान को जो फेस करना पड़ रहा है, एक बहुत बड़े माफिया से जंग करनी पड़ रही है, और उसने कम से कम ये जंग का आगाज़ किया है और उसने इनको हेड ऑन आके टैकल किया है। अब उसको वो स्टेज आ गई है कि उसको अपील करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अब इन्हें घसीट के वाकई ही लाने की ज़रूरत है। और अभी भी 1.5 से 2 साल हैं उसके पास। अगर वो ये इस किस्म की अमेंडमेंट्स की बजाय थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करके राइट पर्सन एट द राइट प्लेस कुछ लगा दे, रिकवरीज भी होंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है इनसे रिकवरीज करना। पाकिस्तान में जायदादें मौजूद हैं, लेकिन आपके पास शुरू से कहा जा रहा है कि जो टीम है उसमें आप क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब तक आप ये नहीं चेंजेस लाएंगे, क्योंकि वो जब टीम नहीं आएगी, इमरान खान को जो भी बता दिया जाएगा उनको नहीं क्लियर होगा। तो चेयरमैन नैब हो या प्रोसिक्यूटर नैब हो या एफआईए, चलें ये तो वो है, एफआईए से क्या आउटपुट हमें मिली? वो जो कहते थे, आपने एसेट रिकवरी की बात की, वो जो टीवी पे इतने प्रेसेस आते थे पीआईडी के, क्लोज एंड शट केसेस, एफआईए ने ये कर दिया, एफआईए ने कोई एक अरेस्ट किया है? मुझे बताइए।
वो बुलाते तो रहे शहबाज शरीफ साहब को और वो कहते रहे कि मुझे नहीं मालूम, मेरी बेटी से पूछें, मेरी बहू से पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, जनरल अमजद शोएब साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।